कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। रमेश जी, आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में श्री रमेश चंद्र मिश्र जी हम लोगों के साथ हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त रमेश जी एक अत्यंत सोशल पॉपुलर ऑफिसर और एक व्यक्ति रहे हैं। लखनऊ से 160 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में सेवानिवृत्ति के आसपास या उसके थोड़ा पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र स्थापित किया और उसमें समर्पित हैं। लखनऊ उसके बीच में कई सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं और एक आइडियल जिंदगी जो ओल्ड एज में आदमी को गुजारनी चाहिए और जैसे व्यस्त रहना चाहिए और जिस तरह के संकल्प लेने चाहिए इफेक्टिवली रहने के और एक्टिवली रहने के, वो सब आप साकार करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी स्टूडियो में। एक लंबी जीवन यात्रा आपकी रही है और सबसे पहले जैसा कि आपने भी बातचीत में बताया कि आप जिस गाँव में पढ़ते थे उस गाँव में बिजली अपनी मर्जी से आती थी और इसलिए पढ़ाई लिखाई की भी समस्या थी, लेकिन उस समय आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, तो कैसे संभव होता था उस समय के जमाने में? नहीं, बिजली कभी कभी नहीं आती थी। बिजली थी ही नहीं उस जमाने में। जब मैं पढ़ता था प्राइमरी और से लेके इंटरमीडिएट तक जी, तब लालगंज क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति थी ही नहीं। ओके। तो गांव हमारा बिजली से कनेक्टेड नहीं था और लालटेन से पढ़ाई होती। तो लालटेन में दिक्कत ये होती थी कि रात में लालटेन जलाए, तेज आंधी आ रही है तो गिर गई और फिर सो गए आप, लालटेन जलाए और आपका हाथ लगा और कहीं बिस्तर में आग लग गई, तो बड़ा रिस्की होता था रात में पढ़ना उससे जी। तो मैंने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि मैं अगले साल की पढ़ाई, जैसे मुझे 9th में अब जाना है, तो 8th का एग्जाम देने के बाद मैं 9th की सारी किताबें खरीदवा के, और जो 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, तो वहाँ एक साईं बाबा का टीला था हमारे घर के बगल में, उसमें घने पेड़ थे और बड़ी ठंडी हवा चलती थी। तो सुबह सुबह हम जाके वहाँ पे अपनी किताबें लेके, और उस 2-3 महीनों में हम उसको एक हॉबी की तरह, मुझे मजा आता था उसमें जी, मैं उसको पढ़ डालता था सारी किताबें 3 महीने में पूरा। तो फिर मुझे ये होता था कि साल भर इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी कि घर में आके होमवर्क करना है या मुझे दोबारा कुछ पढ़ना है जी। और एग्जाम के पहले जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता था तो अंधेरा होने से पहले मैं मैनेज कर लेता था। तो कभी फिर मुझे वो बिजली वाली समस्या ज्यादा आई नहीं। तो आप आने वाली समस्या या आने वाली चुनौती को 1 साल पहले से तैयार कर लिया करते थे, तो ये तो एक जीवन में ये जीवन में एक सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है जो मेरे ख्याल से बुढ़ों से ज्यादा जवान लोगों को जानने की जरूरत है। नहीं, हम देखिए एक सुदूर गांव के निवासी थे और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल टीचर थे और आय का जो एकमात्र जरिया था वो उनकी तनख्वाह थी, जो मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो तकरीबन 100 रुपए हुआ करती
करती थी, उनके 9 बच्चे थे। तो उन 9 बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना और 100 रुपए में गुजारा करना, और प्रतापगढ़ एक सूखा पीड़ित जिला है, वहाँ सिंचाई के साधन उस समय बहुत कम थे, सूखा पड़ता था, तो खाने खेती भी उतना इफेक्टिव सोर्स नहीं थी। तो हर साल 100 रुपए में परिवार चलाना, वो भी इतना बड़ा, तो हम लोग जुगाड़, हर चीज का जुगाड़ करने में माहिर थे और उसी जुगाड़ के तहत पढ़ाई का भी सिस्टम था कि पहले से ही पढ़ लो और ये तेल भी जलने से बच जाएगा और खतरे भी कम हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और आपके बारे में अखबारों में छपी थी, बहुत चर्चा में रही थी कि आप जब 1976 में कल्पवास करने आप प्रयागराज इलाहाबाद में थे, तो कोई किस्सा ये था कि कोई एक नंदी जी थे, वो घूमते फिरते, उन्होंने आपको सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कुंभ क्षेत्र का घोषित हुआ, तो वो क्या प्रकरण क्या था वो पूरा? असल में हुआ है कि मैंने जब MSc किया, तो MSc करने के बाद मेरी तुरंत 2 महीने में एक डिग्री कॉलेज है जौनपुर में, चक्के एक जगह का नाम है, वहाँ एक डिग्री कॉलेज है, उसमें मेरी नौकरी लग गई मैथमेटिक्स लेक्चरर के रूप में। तो मैं संतुष्ट हो गया कि चलो ठीक है, जिस बैकग्राउंड से था मैं, उसमें डिग्री कॉलेज का लेक्चरर हो जाना मुझे लगता था कि शायद मेरे संतुष्ट होने भर के लिए पर्याप्त है, और आगे कोई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं मेरी थी नहीं। उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी माताजी हर साल कल्पवास करने जाती थी जी। तो कल्पवास करने उस साल जब गई, तो मेरा पता नहीं, स्कूल से मन हुआ कि मैं माताजी के साथ 2-4 दिन रह लूं, तो कल्पवास क्षेत्र में मैं गया, वहां टेंट में जिसमें रहती थी उसी में मैं भी उनके साथ 2-3 दिन रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह माताजी हमारी 4 बजे गंगा स्नान करने वो निकल जाती थी, फिर 1-2 घंटे स्नान करके पूजा वूजा करके किसी आश्रम से होती हुई लौटती थी, और मैं सो रहा होता। एक दिन मैं सो रहा था तो देखा कि माताजी है नहीं, और बड़ी सारी भीड़ टेंट के अंदर घुसी आ रही, और एक बैल है, तो मैं उठ के बैठ गया। डर भी मुझे लगा कि क्या है ये, तो पता चला कि वहां पे कुंभ क्षेत्र में नंदी जी इनको कहते हैं, कुछ ऐसे बैल लेके लोग आते हैं जो जिनसे भाग्य पूछा जाता है कि भाई कौन सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है, इसमें कौन ऐसा है जिसकी शादी होने वाली, तरह तरह के सवाल वो उसका जो मालिक है वो पूछता है, और बैल किसी एक आदमी के पास जाके खड़ा होता है। उसने सवाल ये पूछा कि कौन सबसे भाग्यशाली आदमी है इस क्षेत्र में, तो वो बैल भीड़ को चीरता हुआ वो सीधे आके मेरी टेंट में घुस गया और सोते हुए मेरे बगल में आगे खड़ा हो गया, और फिर भीड़ भी साथ साथ उसके आगे। तो उस समय मेरी माताजी भी, जब तक वो ये सब प्रकरण चल रहा था, लौट के आ गई। तो मैंने कहा पता नहीं बैल वैल लेके कहाँ आ गया और क्या हो गया। अब मुझे कोई इसमें फेथ भी नहीं था कि इस तरह की बातों को कोई मायने होते हैं। तो माताजी ने कहा नहीं, नंदी भगवान है, तो 5 रुपए का जितने का भी एक सिक्का, उनके माथे पे एक थैली लटकी रहती है, उसमें कहा कि डाल दो, और अगर नंदी भगवान आए तो तुम भाग्यशाली तो जरूर हो बेटा। अच्छा, मुझे कहीं से लगा, उस समय PCS के फॉर्म भरे जा रहे थे जी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे PCS बनना है। फिर मुझे लगा कि यार मैं भाग्यशाली हूँ तो भरी दूं और बस वो उसी साल फॉर्म भरा, वो उसी साल पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट भी हो गया जी। अब इसे पता नहीं ईश्वरी कृपा कहूँ या ये कहूँ कि एक प्रेरणा मिली। वैसे तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था, जिस बैकग्राउंड से था मुझे लगता नहीं था। भाई प्राइमरी स्कूल गांव के क्षेत्र में पढ़ा हुआ, इंग्लिश मीडियम कभी देखा नहीं, BSc के बाद जाके अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया था। तो बहुत सारी ऐसी वो थी जिनसे कि निकल के ये सोच पाना मेरे लिए शायद संभव नहीं था कि मैं बड़ा भारी अफसर भी बन सकता हूँ। मैं सोचता ही नहीं था। वो नंदी भगवान ने मुझे शायद ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी कि उनको भेज दिया कि मैं सोचना शुरू करूँ कि मेरे अंदर कुछ और बनने की भी प्रतिभा हो सकती है, ट्राई करो जी। मैंने ट्राई किया और सिलेक्ट हो गया। उसी साल IAS में भी सिलेक्ट हुआ, और बस IAS में तो इंटरव्यू समझ लीजिए, अंग्रेजी बोलना उस जमाने में सारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता था IAS में, तो वो थोड़ी समस्या आई, PCS में सिलेक्ट हो गया और इस तरह PCS। आज आपने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी आपका गांव से पूरा ठोस संपर्क कहिए उसको बना हुआ है, और आप गांव के बारे में चिंतित रहते हैं, गांव में निरंतर जाते रहते हैं। वहाँ पर आपने वहाँ स्कूली शिक्षा के लिए बहुत काम किया वहाँ पर, ये कैसी प्रेरणा है? अच्छा, इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरी पत्नी कक्षा 8 फेल थी, फेल का एग्जाम ही नहीं दे पाई थी, तब तक शादी हो गई थी। प्रतापगढ़ में जब हमारी शादी हुई थी, उस वक्त 10-12 साल की लड़की से ज्यादा बड़ी लड़की गैर शादीशुदा नहीं मिलती थी। तो पढ़ाई का स्थिति ये थी कि कक्षा 6-7 तक पहुंचते पहुंचते उसकी शादी हो जाती थी और पढ़ाई छूट जाती। तो ज्यादातर प्रतापगढ़ के लोग जो अधिकारी हैं, उनकी ओरिजिनल पत्नियां कक्षा 8 पास नहीं मिलेंगी। अगर किसी प्रतापगढ़ के अधिकारी की पत्नी MA और ये सब पढ़ी हुई है, पुराने अधिकारी की, तो समझ लो उसने दूसरी शादी तो हमारी पत्नी में ये शुरू से ही था कि लड़कियों को
पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो शायद कॉम्प्लेक्स उनके साथ चलता रहा, उनको महसूस होता रहा होगा मेरी कंपनी में कि मुझे पढ़ा लिखा ज़्यादा होना चाहिए था। तो उन्होंने ही हमको ये कहा कि एक लड़कियों का स्कूल यहाँ पे खोला जाए जिसमें उच्च शिक्षा दी। वो प्रेरणा दिमाग में थी और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, तो मैंने दोनों चीज़ों को क्लब किया और मैंने सोचा कि पिताजी के नाम पर एक लड़कियों का स्कूल खोलें जिसमें कि हायर एजुकेशन दी जाए। तो वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स ओनली हमने खोल दिया। और ये सोच के नहीं खोला था, मैं प्रतापगढ़ की पृष्ठभूमि से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया था कि ये शायद ही चल पाए, क्योंकि सब तो लड़कियां जो सीनियर उसके स्टडीज़ के लिए पढ़ने की उम्र में पहुँचती हैं वो तो शादीशुदा बच्चे पाल रही होंगी, तो पढ़ने कौन आएगा। पर मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि बहुएं घर से बच्चे लेके एडमिशन लेके हमारे यहाँ पढ़ाई करने आई और पहले साल से ही इतनी अच्छी अटेंडेंस हुई, इतने अच्छे एडमिशन हुए। अब इसको भी मैं ईश्वरीय प्रेरणा ही कहूँगा कि शायद उन्हें मुझे इसमें सफल बनाना था, तो मुझे श्रेय दे दिया। उसमें अच्छे खासे एडमिशन्स हुए और वो स्कूल चल निकला। अब चल निकला तो फिर मैंने सोचा कि इसको विस्तार दिया जाए, तो हमने उसमें बीएड ऐड ऑन किया। बीएड भी जब चल निकला तो ये हुआ कि जो दूसरी मेरी अपनी कमजोरी थी कि हम लोग जो प्रतापगढ़ की जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी सबसे कमजोरी होती है कि अंग्रेजी बोलना शायद उनके लिए एक मुश्किल दिक्कत तलब बात होती है, और ये एक कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो जाता है बच्चा शुरुआत से ही। तो मैंने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने का सोचा और एक सीबीएसई बोर्ड का इंटरमीडिएट खोला। और मुझे ये लग रहा था कि जहाँ फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे मेरा ये स्कूल फीस दे के अंग्रेजी माध्यम का कौन पढ़ने आएगा। पर आई वाज शॉक्ड कि ये भी फुल हाउसफुल चला गया और इसमें भी सारी सीटें हमारी भर गई, खूब अच्छे से चलने लगा। अब उसमें ये जरूर है कि हम लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई की, टीचर्स अच्छे सेलेक्ट किए और हमारा परिवार पूरा, हमारे घर के जितने सदस्य, हमारे सारे बच्चे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और इस चीज पर निरंतर निगाह रखी जाती है कि पढ़ाई का स्तर गिरने ना पाए। और संभवतः ये भी और कुछ ईश्वर की कृपा कि चल निकला और अब वो बढ़ता ही जा रहा है। जो बच्चों से स्मरण हुआ मिश्र जी, कहा जाता है कि रिटायरमेंट के पहले जब आपकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो आपने अपने सारे बच्चों को से अनुरोध किया कि वो आगे आपके साथ रहें। मुझे अच्छा और बताए नहीं इसमें मैं इसको भी एक ईश्वर की कृपा मानूंगा कि सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे रहे, लेकिन बहुत कम हजारों लाखों में लोग एक होते हैं माँ बाप ऐसे कि रिटायरमेंट में बुढ़ापे में उनके बच्चे अपने शहर छोड़ के अपना काम छोड़ के उस शहर में आकर के अपने आप को फिर से एक बार स्थायी ये स्थापित करें। ये वाकई रोचक है जी कि मेरा एक बेटा दुबई में था उस वक्त, उसने एमबीए किया और वहीं नौकरी शुरू कर दी थी। मेरी एक बेटी बम्बई में थी, अब उसका हस्बैंड वहाँ पे किसी सीनियर पोजीशन में था। एक बेटी मेरी गुड़गांव में थी, उसका भी हस्बैंड वहाँ किसी मल्टीनेशनल नौकरी में उसमें काम करता था कंपनी में। और मेरी पत्नी की जब डेथ हुई तो मैं वाकई मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अकेला हूँ और ये यहाँ तो पता नहीं साला कोई नौकरी मार दे रात को, सो रहे हैं। तो मेरे बच्चों को मेरे पास होना चाहिए। अब ये मेरी शायद सेल्फिश वो थी, मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने शायद बहुत उचित किया। सेल्फिश इसलिए मत कहिए कि सारे बुढ़े लोग बात चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। मैंने अपने सारे बच्चों से कहा कि यार तुम लोग लखनऊ में सेटल होने की कोशिश करो, मेरे इर्द गिर्द रहो। अब मेरी उम्र बढ़ रही है और पत्नी भी नहीं है, तो ये अकेलापन बड़ा मुश्किल है। और मेरे सारे बच्चों ने अपनी अपनी जॉब छोड़ी और सब लखनऊ में आ गए। और मजे की बात है, इसको भी मैं ईश्वरी कृपा ही कहूंगा कि उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद लखनऊ में जो भी काम शुरू किया वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। एंड दे आर मतलब वो इतने प्रसन्नचित्त हैं, उनको अफसोस नहीं है कि वो शेयर, वो बल्कि हमारे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि पापा आपने बहुत सही दिशा दे दी। अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे, दे आर डूइंग इट सक्सेसफुली। बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये तो, एक बात और आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग पूछने की इच्छा है कि ये आपके इतना लंबा आपने डिफिकल्ट सफर पूरा किया, आज भी आपके विद्यालयों में 400-500 लोग साथ काम करते हैं, यहाँ भी बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में काम कराना लोगों से बहुत मुश्किल है, बहुत लालची सेल्फिश लोग काम करते हैं। कैसे आप इतने सारे लोगों से काम ले रहे हैं और आपका जो कारवां है और आपका जो व्यवसाय के नाम पर ये विद्यालय संस्था आपकी लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे संभव होता है ऐसा? अब इसमें देखिए, ये तो इस पर डिपेंड करता है। एक तो जो स्टाफ आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी हो कि कमिटेड लोग आए, लेकिन शुरुआत में आप कई बार धोखा खा जाते हैं, आपको नहीं पता कि कमिटेड है कि नहीं है। दूसरा ये कि हम वातावरण ऐसा बनाते हैं, ऐसी फील के साथ हर आदमी हमसे जुड़ा हुआ है कि उसे लगता है कि वो इस संस्था का एक सदस्य है
और हर आदमी उसे अपनी संस्था मान के काम करता है, और शायद यही मेरी सक्सेस का राज भी है। और मैं शायद ये चीज उनको समझाने में सफल रहा कि ये संस्था हम सबकी मिली जुली है और हम सबके भले के लिए, और हमारे सबके परिवारों की भलाई इस संस्था से जुड़ी है। दे आर कन्विंस्ड, और इसी वजह से वो अपना मैक्सिमम जो भी उनके अंदर इंटेलेक्ट है वो बच्चों में बांट रहे हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमें भारत सरकार से 3 बार प्रशंसा पत्र मिला है ग्रामीण क्षेत्र के एक अच्छे स्कूल के उस संबंध में। तो ये सब इसीलिए संभव हो पाया कि हम टीचरों को एक तो मुक्त वातावरण देते हैं, दूसरे जिम्मेदारी उन पर इतनी डाल देते हैं कि जैसे वो उनका स्कूल है उसी के साथ उनका भी भविष्य जुड़ा है जैसे मेरा जुड़ा हुआ है, और जितना उसकी शोहरत होगी, जितना अच्छे बच्चे वहां से निकलेंगे, उतना ही और नए एडमिशन होंगे और उनका भविष्य सिक्योर होगा। तो ये सब सारी मिला के जो फीलिंग्स हैं ये शायद बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रेरक बनी, और बड़ा अच्छा माहौल बन गया, सब अच्छा काम चल रहा है। मिश्रा जी, आप एक आदमी जो भी ख्वाब देखता है उसके आगे आप हकीकत में जी रहे हैं। जो कुछ आपने सोचा था सब हासिल कर लिया, अभी कुछ और प्राप्त करने इच्छा, कोई आकांक्षा बची है? देखिए मैं जब एनालाइज करता हूँ कि क्या खोया क्या पाया, तो अभी मुझे जो आप कह रहे हो वो सही है। मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो शायद मेरी योग्यता से ज्यादा मुझे दिया। मैं उसमें कोई शिकायत करने की स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे क्या कम मिला या किसी से मैं खराब जिंदगी जिया। जिस काबिल था ईश्वर ने वो सब कुछ दिया। पर एक बात मुझे अब समझ में आती है उम्र के इस पड़ाव पर आकर कि अब थोड़ा बहुत जो आत्मशक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती है अगर आप अपनी धार्मिक आस्थाओं को मजबूत ना करें तो अब जो मेरी अपनी जो बचा खुचा कार्य समय है उसमें बच्चे तो अब सारा इंस्टीट्यूशंस वगैरह देख ही रहे हैं। मैं अपना समय ज्यादातर धार्मिक कार्यों में लगा रहा हूँ। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है, इसको आप इस तरह भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ कि किसी खास धर्म से जुड़ो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक धर्म से जुड़ाव आपको आत्मशक्ति देता है, जीने की प्रेरणा देता है। और एक बड़ी मजेदार बात मेरे पिताजी कहते थे, जो मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। मेरे पिताजी कहते थे कि ओल्ड एज में आदमी तनहा हो जाता है, तनहा आदमी को तुरंत धार्मिक हो जाना चाहिए। वो धार्मिकता जो है वो इस एहसास से आपको दूर कर देती है कि आपके पास करने को कुछ नहीं। फिर आप अपने अगले जन्म के लिए कुछ अच्छे सद्कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं धार्मिक भावनाओं के अधीन, और आपको लगता है कि आप अपने खुद के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि आपका अगला जन्म सही हो जाए, आप कहीं अच्छी जगह पहुंचे, आपका अगला जन्म सुरक्षित हो जाए। तो ये जो प्रेरणा है ये आपको किसी कार्य से जोड़ती है और आप निरर्थक अपने आप को महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि अभी हमारे पास बहुत कुछ करने को है। तो शायद ये भी एक वजह है कि धर्म से जुड़ाव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अब जो हमारी गतिविधि है, मेरी खुद बाजार खुद है, वो अब धार्मिक चीजों की तरफ है, और कुछ मैं ऐसा करने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ सामाजिक कार्य। उन सामाजिक कार्यों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, उस वर्ग को हम एड्रेस कर सकते हैं जिसके लिए हम किसी काम करें। जैसे कोरोना काल में हम अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं जहाँ पे कि खाने की अभाव दिखाई दिया, तो हम लोग घर में खाना बनवा के वहाँ बांटने जाते थे। इस तरह की छोटी मोटी अपनी सीमाओं में जितना योगदान हम कर सकते हैं वो हम निरंतर करते हैं। और उसके पीछे मेरा स्वार्थ भी है। मुझे ये लगता रहता है लगातार कि मैं अभी किसी उपयोग का हूँ समाज के लिए भी और अपने लिए। और ये शायद यही सोच जो है जिंदा रहने की एक प्रेरणा है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका जीवन जैसा प्रेरणादायक और रहा है, हमें विश्वास है कि हमारे इस चैनल को सुनने वाले लोग भी आपसे इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार लाने में संभव होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग आपसे फिर मौका लगा तो फिर आपसे एक बार बात करके आगे और आपको सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।